सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी की अगर मैं चर्चा करूं तो एक ऐसे गबन एक किताब उन्होंने लिखी है तो कि लालच कभी छोटा नहीं होता। गोदान किताब थी उनकी, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसका भी एक संक्षेप उल्लेख। लेकिन मैं संक्षेप में केवल 2 लाइनों में पूरी बात कहना चाहूंगा कि किसान ईदगाह पड़ी थी जिसमें माँ बेटे का की खुशी हमेशा खिलौनों से नहीं होती, उनकी पूछ की राह, गरीबी ठंड से नहीं, ठाकुर का कुआं। पानी सबका है लेकिन अधिकार उस पर कुछ लोग दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सक्सेना स्वागत करता हूँ माननीय लखन पटेल सर का, जो कि आज हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक कवि मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में संक्षेप में चर्चा करने हमारे स्टूडियो में वह पधारे हैं। तो सर बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ मैं आपका। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जैसा कि आपने अध्ययन किया है, तो उनकी कुछ किताबों के बारे में आज संक्षेप में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो उसके बारे में पहले तो आप मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। अच्छा सवाल है आलोक सर, मैं कहीं ना कहीं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आपके स्टूडियो ने मुझे आपको यहाँ आमंत्रित किया। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी की अगर मैं चर्चा करूँ तो एक ऐसे कवि हैं जो हर युग में हर समय में पढ़े जाएंगे। उनकी छाप अमिट है और जाहिर सी बात है लोगों को उनके संबंध में जानना और समझना चाहिए। आप बताइए कि आपको मुंशी प्रेमचंद जी की क्या कृतियाँ जो है मेरे संबंध में चर्चा करना है, बताएं। कुछ कृतियां हैं जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपसे मैं संक्षेप में पूछना चाहता हूँ। जैसे जो एक सबसे अच्छी मुझे किताब उनकी लगती है वो गबन एक किताब उन्होंने लिखी है, तो थोड़ा उसके बारे में संक्षेप में अगर आप बताएं, उसका सार बताएं तो मुझे भी कुछ समझ में आ जाए। चलिए, गबन के संबंध में चूँकि सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने गागर में सागर लिखा है, मैं कहूँगा कि उन्होंने इस गबन के माध्यम से लोगों को ये बताया है कि किस प्रकार से लालच या मैं कहूँ आभूषण प्रियता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। इसी का उदाहरण उन्होंने उसमें दिया है। तो मैं 2 लाइनों में इसका सार आपको बताना चाहूँगा कि लालच कभी छोटा नहीं होता। आप अगर सोचें कि वो छोटा है तो लालच कभी भी छोटा नहीं होता। ये कई जिंदगियों को निगल जाता है। यही गबन का सार है जिसको हमने रमा और जलापा के संदर्भ में उनके पूरे उपन्यास में पढ़ा और समझा है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि लालच के संदर्भ में जो गबन में दिया है। इसके बाद एक कृषक पृष्ठभूमि पे उनकी किताब थी, वो मुझे याद आ रही है, उसका नाम भी शायद गोदान किताब थी उनकी। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसका भी एक संक्षेप उल्लेख करें। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, जी आप भी समझते हैं सर। जी। और गोदान की जो कृति है वो हमेशा इसलिए मूर्त रूप में देखी जाती है क्योंकि भारत कृषि से हमेशा ही जुड़ा रहेगा। तो गोदान वास्तव में उस पीड़ा की कहानी है। ये कृषक की पीड़ा दिखाती है, उसके जीवन का संघर्ष बतलाती है। और अगर मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूँ कि गोदान को आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है। उसकी चाहे होरी पात्र हों, चाहे हीरा पात्र हों या धनिया हों या और भी लोग हों, लेकिन मैं संक्षेप में केवल 2 लाइनों में पूरी बात कहना चाहूँगा कि किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो अपना पूरा जीवन बो देता है। यही गोदान कहता है। बहुत उम्दा बात कही है सर आपने। किसानों के संदर्भ में पूरी 1-2 लाइनों में आपने पूरा उनका संघर्ष बता दिया। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में, न केवल कृषक पृष्ठभूमि या सामाजिक वातावरण या सामाजिक उद्देश्य से नहीं, वो एक रिश्तों के बारे में भी बहुत प्रगाढ़ संबंध बताते। जैसे मैंने एक ईदगाह पढ़ी थी जिसमें माँ बेटे का एक संबंध उन्होंने बताया था, तो उसके बारे में कुछ अगर आप संक्षेप से बताएं हमारे दर्शकों को कि उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, आप क्या सोचते हैं। देखिए, ईदगाह एक ऐसा संदेश है, एक ऐसी रचना है उनकी जो एक बाल मन को भी मजबूर कर देती है जिम्मेदारी के लिए। और वही वो घटना है जिसमें एक बालक जिसके खेलने खाने की उम्र होती है, लेकिन वो अपनी दादी की जलती हुई उंगलियों को देखकर कहीं ना कहीं वो खाने खेलने की उम्र छोड़कर एक जिम्मेदारी का बोझ उठाता है। तो 2 लाइनों में कहूंगा जो आप जानना चाहेंगे ईदगाह के संबंध में जी। कि खुशी हमेशा खिलौनों से नहीं होती, खुशी हमेशा खिलौनों से नहीं नहीं होती है। कभी कभार छोटी छोटी समझ भी जरूरी होती है, जो ईदगाह का मैसेज। क्या बात, कभी कभार छोटी छोटी समझ भी जरूरी होती है। सही बात है, क्या बात है, आपने छोटी छोटी समझ ज़रूरी होती है, बहुत ही उम्दा बात आपने कही है।
और आपकी इस तरह की विचारों को सुनकर तो मेरे अंदर और भी उत्सुकता जागने लगी है कि मैं और भी किताबों के बारे में आपसे अध्ययन लूँ। एक किताब और है, मृतक भोज किताब थी, जिस पे मैं जानना चाहूँगा कि आप उस पे भी अगर थोड़ा 2 लाइन अपने व्यक्त करें, 2 लाइन अपने विचार बताएँ। देखिए, आप नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को ऐसे कवियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जी। क्योंकि चूँकि हम किसी ऐड नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसी व्यवस्था पे नहीं जा रहे हैं, हम तो केवल उनके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया है। जी। तो मैं आपको वही बता दूँ जो आपने मृतक भोज का पूछना चाहा है। भारतीय समाज में हम इसे कुरीति कह सकते हैं, जी। जो आने वाली पीढ़ी को बहुत बुरी तरह से तोड़ देती है, अगर उसके पास अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो तो। इसलिए ये मृतक भोज बंद होनी चाहिए और उसका एक अच्छा संदेश इन्होंने अपने इस रचना के माध्यम से दिया है। और मैं 2 लाइन में इसका संक्षेप में आपको सार बता देता हूँ कि समाज अक्सर दुःख नहीं देखता, क्या बात है! समाज अक्सर दुःख नहीं देखता। दुःख नहीं देखता, वो बस रस्में और रिवाज निभाने में लगा रहता है। क्या बात है! वो सिर्फ रस्म है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा बात। वो बस रस्में और रिवाज निभाने में लगा रहा है। यही मृतक का संदेश, मृतक भोज। बहुत ही उम्दा आपने बोला है। सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ आपने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय हैं। अच्छा, एक किसान की मजबूरी के ऊपर भी एक किताब उन्होंने लिखी थी, जैसे कि हमने गोदान में देखा कृषक पृष्ठभूमि, लेकिन एक किताब थी उनकी पूस की रात, जिसमें एक किसान और उसके जानवर के बीच में जो प्रेम है, उसका एक अनोखा वर्णन किया है उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में भी अगर आप संक्षेप में कुछ बताएं। देखिए, पूस की जो रात है वो एक्चुअल में एक ऐसे वर्ग की कहानी है जो गरीबी से जूझ रहा होता है, संसाधनों की मार को झेल रहा होता है, प्रकृति की मार को झेल रहा होता है। और ऐसे संदर्भ में, ऐसे समय में एक, मैं कहूँ, एक उसका साथी जिसका नाम झबरा है, जी। वो मनुष्य का साथ देता है, एक डॉग है। जी। और वो एक मार्मिक कहानी है, लेकिन उसकी वास्तविकता देखी जाए तो 2 लाइनों में उसका अर्थ बताऊंगा कि गरीबी ठंड से नहीं, बहुत गरीबी जी। ठंड से नहीं बेबसियों से जमाती है। क्या बात है! गरीबी ठंड से नहीं बेबसियों से जमाती है। अर्थात मैं अगर ये कहना चाहूँ तो इंसान जो गरीब है वो ठंड से नहीं जमता, उसकी बेबसी से जमता है। क्या तो वो बेबसी अगर दूर कर दी जाए तो शायद मुंशी प्रेमचंद जी का वो संदेश समाज तक पहुंच जाए और वो सभी को सुनना और समझना चाहिए। इतने बढ़िया। मुंशी प्रेमचंद जी के एक उपन्यासों के संदर्भ में आपके विचार सुन के मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है, लेकिन अब समय का भी अपना एक अभाव होता है, लेकिन मैं फिर भी एक किताब का और आपसे संक्षेप में पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। एक किताब मैंने पढ़ी थी, ठाकुर का कुआं, तो उसके बारे में आप जल्दी से संक्षेप में अगर बता दीजिए तो दर्शकों को भी पता चले। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने गागर में सागर भर रखा है, हम तो जितना इनको पढ़ें उतना कम है, लेकिन उन्होंने संक्षेप में इतना सब कुछ समझा रखा है कि उसको और संक्षेप में करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी जो ठाकुर का कुआं है, मैं उसमें समानता असमानता की बात पर पहुंचूंगा कि मानव अगर है तो मानव को जीवन जीने का अधिकार समानतापूर्ण होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे पानी जैसी चीज़ों पर भी अगर भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं वो मानव के प्रति एक अत्याचार है। पानी सबका है, लेकिन अधिकार उस पर कुछ लोग दिखाते हैं। यही प्रेमचंद जी का ठाकुर का कुआं है कि पानी सबका है, लेकिन उसमें अधिकार कुछ लोग दिखाते हैं। यही प्रेमचंद जी का यहाँ पर आधार है। और प्रेमचंद जी को जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना, मैं मानता हूँ कि वो भारतीय हर वर्ग की आत्मा तक पहुँचे। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। बिल्कुल सर, आपने, हम भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आप प्रेमचंद जी को पढ़ने के साथ साथ उनके किताबों के जो मूल आधार हैं उसको आपने बड़े संक्षेप में और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वर्णन करके हमें बताया। और चूँकि बहुत है, लेकिन समय अभाव के कारण यहीं पे हम समाप्ति करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।